नमस्ते नेचर दोस्तों। जो लोग फर्स्ट टाइम एसोसिएट हुए हैं हमारे साथ में, तो उनको थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ डॉक्टर पंकज एंड आई एम वर्किंग विद डॉक्टर नेचर सिंस लास्ट स्टार्टिंग ऑफ डॉक्टर नेचर एज अ लीड कंसल्टेंट फिजिशियन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड बिसाइड दिस डॉक्टर नेचर के अलावा मैं एक हॉस्पिटल है वहाँ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट देख रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत की हुई है डॉक्टर नेचर ने सूत्र प्रोग्राम भी, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स देते हैं और मैं थोड़ा सा टाइम और उसका बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। सो इमीडिएट आई स्टार्ट द 6, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग और एक डायरेक्ट अपना डॉट नेचर बिजनेस में मैं चाहता हूँ कि टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस ही हो। क्योंकि आप दोस्तों तो टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अपन को किसी को अपन ने टाइम दे रखा हो मिलने का और अपन उस टाइम पे नहीं पहुंचे, हो सकता है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा डायमंड हो, एक बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आके निकले। टाइम का अपन को हमेशा शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। और आज जो है अपना जो टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट टॉपिक है जो मैंने पहले कभी नहीं लिया। रिपीट नहीं है, ये एकदम फ्रेश टॉपिक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कॉपी और पेन लेके एक बार बैठ सकते हैं। इसमें अभी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कि इसमें अपने बहुत अच्छी बात है कि अपने जो पार्टिसिपेंट है उसमें लेमैन पर्सन है जिनको साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं समझ में आती, डॉक्टर्स भी है जिनको बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज समझ में आती है, और एक एक इन बिटवीन मेंटेलिटी के भी लोग हैं जिनको थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा नहीं समझ में आता। तो मैं ट्राई करूंगा कि सभी लोगों को सभी के अनुसार बोलूं मैं। इसमें कुछ साइंटिफिक भी रहेगा, कुछ नॉन साइंटिफिक भी रहेगा और कुछ लेमैन पर्सन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो आज थायराइड बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होने वाला है। थायराइड बीमारी में इतने ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं जो आज के टाइम में आप देखोगे कई प्रिस्क्रिप्शंस में मैंने सेंड किया है कि एमडी और एमबीबीएस फिजिशियंस भी प्रॉपर्ली वैसे नहीं कर पाते। सुबोध जी बहुत अच्छी चाय बनाई है आपने। सो लेट्स स्टार्ट। अंशु जी चेंज कर दीजिए नेक्स्ट स्लाइड तो फर्स्ट है। ठीक है, अभी थायराइड ग्लैंड है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एनाटॉमी के बारे में मालूम करिए। एनाटॉमी होती है संरचना। ठीक है, अपने गले में एक ग्रंथि होती है, ठीक है, जो बटरफ्लाई तितली देखी होगी, तितली की जो दोनों पंख होते हैं उसके आकार की नुमा होती है। लैरिंक्स जिसको बोलने का अपन वोकल कॉर्ड बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, उसके सामने, और ट्रैकिया के साइड, लैरिंक्स के सामने होती है और ट्रैकिया के साइड में होती है। ट्रैकिया जो अपना श्वास नली के जाता है, ठीक है। तो जैसे अब इसमें बता रखा है कि थायराइड ग्लैंड इज डक्टलेस, ठीक है, इसमें डक्ट्स नहीं होती। और दोनों जो थायराइड ग्लैंड के जो लोब्स होते हैं वो एक स्टेमस करके एक संरचना होती है, उससे जुड़े होते हैं। इसका जो वेट है वो अराउंड 25 to 30 ग्राम के आसपास होता है। इसकी जो लोब की जो मेजरिंग है, जो अपन बोलते हैं लेंथ है, वो 4 से 6 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है। और विड्थ जो होती है, चौड़ाई जो होती है, 1.3 से 1.8 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है। अभी फंक्शंस और हार्मोन्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे इसके बारे में। अंशु चेंज करना नेक्स्ट। तो जैसे मैंने बताया कि लार्जेस्ट सिंगल एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी की, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे पेंक्रियाज हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड हुई अपनी, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, बहुत सारी ग्लैंड है जो अगर जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है 10th तक, वहां भी अपन ने देखा होगा कि बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या काम होता है? एक तरह से हार्मोन सिक्रेट करना। जैसे मान लो एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर व्हील हार्ट है, जैसे गाड़ी के अंदर इंजन है, ऐसे ही अपने बॉडी में हार्ट होता है। लेकिन गाड़ी में आप बहुत सारे पॉइंट देखोगे, फ्यूल ऑयल, इंजेक्टर ऑयल, ये बहुत सारे ऑयल्स होते हैं। तो ये इस तरह से एंडोक्राइन ग्रंथि अपने शरीर में फिट है जो कि हार्मोन्स को निकालती है, ठीक है। तो अभी थायराइड ग्लैंड का क्या है काम है? प्रोड्यूस द थायराइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब देखो थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है? थायरोग्लोबुलिन सेल्स होती है, थायरोग्लोबुलिन होते हैं। थायरोग्लोबुलिन के अंदर क्या होता है? दो तरह की सेल्स होती है, फॉलिकुलर सेल्स होती है। फॉलिकुलर सेल्स क्या करती है? दो तरह के हार्मोन निकालती है। इन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा लैब रिपोर्ट्स के ऊपर, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन, ठीक है। और अपनी थायराइड ग्लैंड के अंदर दूसरी जो सेल्स होती है वो होती है पैराफेलिकुलर सेल्स। वो क्या निकालती है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। इन हार्मोन का क्या काम है? इस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में इसके ट्रीटमेंट के बारे में करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है, योर थायराइड इज लाइज बिलो योर एडम्स एप्पल, जो मैंने बताया था, अलोंग विद द फ्रंट ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप किसको बोलते हैं अपन? ट्रैकिया। दो साइडेड लोब होते हैं कनेक्टेड बाय जेब्रिज, मतलब कि दो जो लोब्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं स्टमक के थ्रू, ठीक है। कलर वलर के बारे में बता रखा है, इतनी इसके ऊपर को जानकारी जरूरत नहीं है। अंशुल नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट एनाटॉमी हो गया पूरा।
अब एक मैं थोड़ा सा हिंदी में बताता हूँ कि थायराइड क्या है। थायराइड एक्चुअली बीमारी नहीं है, जो कि गले के आगे पाए जाने वाली एक ग्रंथि होती है। ये तितली के आकार की होती है। इस ग्रंथि शरीर में कई जब बहुत इंपॉर्टेंट जो गतिविधियां होती है उनको नियंत्रण करती है। ये भोजन, इसका काम क्या है, देखो इससे जो हार्मोन निकलते हैं T3 T4 हार्मोन, ये क्या करते हैं, अपने शरीर की मेटाबॉलिज्म जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि अपनी जो सेल्स होती है वो एनर्जीज को ज्यादा कन्वर्ट कर पाती है, ज्यादा एनर्जी कन्वर्ट कर पाती है, जिससे क्या होता है कि अपने बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो मैं आगे आपको बताता हूँ उसमें उपयोगी रहते हैं। तो अपन जो T3 हार्मोन है उसका जो फुल फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, ट्राई आयोडो थायरोनोनिन, ठीक है। T4 में क्या हो गया, टेट्राआयोडो हो गया। अब ये बनते कैसे हैं, ये बनते ऐसे हैं कि अपने जो नमक खाते हैं या आयोडीन खाते हैं, आयोडीन ब्लड के अंदर होता है, तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, आयोडीन का ट्रैपिंग करती है, ठीक है, इंस्टिट करती है। तो 3 एटम जो अगर मिलते हैं अपन आयोडीन के, तो क्या बनता है, ट्राईआयोडो। और 4 एटम मिलते हैं तो क्या होता है, टेट्राआयोडो। T4 हार्मोन हो गया, T3 हार्मोन हो गया, ठीक है। तो अभी इसके बहुत सारे काम है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इन हार्मोन का सीधा असर सांस, हृदय गति, पाचन तंत्र, शरीर में तापमान को पड़ता है। साथ ही हड्डी, मांसपेशियों, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करती है। ये प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत हेल्प करते हैं दोनों हार्मोन, ठीक है। स्केलेटन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत, आपने देखा होगा ना कि थायराइड की कमी थी, तरह होना ही रह गया, बढ़ ही नहीं पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन का ग्रोथ हार्मोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस अपना स्केलेटल सिस्टम विटामिन डी, कैल्शियम, इन सबको नियंत्रित करता है, ठीक है। आंसर नेक्स्ट। अभी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि हम लोग थायराइड के बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि विश्व भर में थायराइड तेजी से अपने पांव पसार रहा है। अभी इंडिया के अंदर हर 10 में से एक आदमी को थायराइड की बीमारी है। लगभग 42 बिलियन, लगभग 4 करोड़ 20 लाख लोगों को थायराइड की बीमारी है। अब वो बीमारियां क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसमें थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत तरह की बीमारियां होती है, जो आपको एकदम आज क्लियर करने वाला हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस जो हमारा अपना प्रेजेंटेशन है इसके अंदर थायराइड क्या है, क्यों होता है, थायराइड के लक्षण क्या है, थायराइड से, थायराइड के प्रकार से जुड़ी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम थायराइड के उपचार भी जानने में मदद करेंगे आपकी, कि इस तरह से हम थायराइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो जेंडर का क्या परसेंटेज, जेंडर का मतलब है कि कितने मेल्स और फीमेल्स। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्च वुमेन आर हैविंग द प्रॉब्लम्स ऑफ 3 to 10 टाइम्स। मान लो अगर 10 में से मान लो अगर 7 केसेस है, तो 5 केसेस फीमेल के होंगे और 2 केसेस मेल के होंगे। तो फीमेल्स में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। तो वुमेन आर मोर susceptible for the different hormonal needs, ठीक है। their bodies are very sensitive to any hormonal changes to react them at a sharper the calm male body, ठीक है। that's why iodine की जो deficiency होती है often cause the complications in the female reproductive system and not in the men। इसलिए फीमेल्स में ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये इसमें पूरा रिसर्च बेस बता रखा है कि मतलब कि जो फीमेल्स जो होती हैं, क्योंकि उनमें हार्मोन्स भी मेल से बहुत ज्यादा होते हैं, तो डिस्टर्बेंस भी बहुत ज्यादा होता है। इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा उनका सप्रेस ज्यादा रहता है। और ये क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड जो है उसमें कार्सिनोजेंस जो होते हैं, कार्सिनोजेंस मतलब जो कैंसर को पैदा करने वाले कारण होते हैं, उनको भी रोकने में मदद करता है, ठीक है। लेकिन थायराइड की बीमारी है, थायराइड की बीमारी के कारण क्या होता है कि T4 जो हार्मोन होता है वो इतना कैंसरस उनको रोक नहीं पाता। तो क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर की संभावना इसलिए ज्यादा होती है। मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, लेकिन फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट। अभी हम लोग बात करेंगे हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की संरचना समझ में आ गई, कहां पर होती है, कैसे होती है, कितने लोब्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं। लेकिन हार्मोन का डिटेलिंग अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन आपको बिल्कुल पता ही है। थायराइड पे जो हार्मोन मैं बताया था T4 हार्मोन, जिसको टेट्राआयोडोथायरोनिन बोलते हैं, या इसको अपन देखोगे थायरक्सिन भी बोलते हैं। इसका जो निक नेम है वो है थायरक्सिन। T3 है वो ट्राइआयोडोथायरोनिन, ठीक है। अब T4 हार्मोन क्या है, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है और अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिल जाता है, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम के मिलने के बाद में क्या क्या काम करता है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इट ट्रेवल द ऑर्गन सच एज किडनी और लिवर में जाता है, फिर उसके बाद में ये जस्ट छोड़ो, किडनी और लिवर में जाने के बाद में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ट्राइआयोडोथायरोनिन। T3 हार्मोन भी सेम हार्मोन है, लेकिन T4 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर। T4 ही है जो T3 को साथ में लेके काम करता है, ठीक है। तो T3 इज अ थायराइड हार्मोन दैट अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए ये वाला हार्मोन जो T3 हार्मोन है ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट।
ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं कि डीआईटी किसको बोलते हैं, एमआईटी किसको बोलते हैं, थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स है कि अपने जो रिलीज कैसा होता है T3 T4, इसके बारे में अपन कोई डॉक्टर का सेशंस होगा उसके बाद में मैं डेफिनेटली बताऊंगा। नेक्स्ट, सो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट मोस्टली टू मेन हार्मोन, जैसे मैंने बताया, ठीक है, इट इंडिकेट व्हिच इज T3 एंड T4, बोथ हार्मोन सीक्रेट बाय द फॉलिकुलर सेल्स, जो मैंने बताया था, एंड कैल्सिटोनिन जो सीक्रेट होता है वो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है। दो तरह की सेल्स होगी, फॉलिकुलर एंड पैराफॉलिकुलर, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड से कितने तरह के हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड डू द ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 3 एटम आयोडीन के मिलते हैं तो ट्राइआयोडो बनता है, और 4 आइटम अगर मिलते हैं तो आयोडीन आप देखोगे ना कितना इंपॉर्टेंट है हार्मोन को बनाने के लिए। अगर ब्लड स्ट्रीम में अगर अपने खाने में आयोडीन नहीं रहेगा, तो अपने ब्लड स्ट्रीम में आयोडीन नहीं रहेगा, तो थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे होगा, वो कैसे बनेगा। नेक्स्ट, ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बता देता हूँ पूरा। T3 जो T4 हार्मोन है, खून में T4 हार्मोन की अधिकता, अच्छा ये एक तरह से अपन दो तरह की बीमारी देखते हैं ना, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। हाइपर का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, हाइपर हो जाना। तो अगर हार्मोन T4 हार्मोन की अगर अधिकता हो जाती है ब्लड के अंदर, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, हाइपरथायराइड, ठीक है। वहीं खून में T4 का कम हो जाना मतलब कि हाइपो, हाइपो मतलब कम, अगर कम हो जाना तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की कमी, ठीक है। T3 टेस्ट में T4 हार्मोन के सामान्य होने की अवस्था में अगर डॉक्टर को लगता है कि मरीज को हाइपरथायराइड की समस्या, तो इस स्थिति में T3 हार्मोन का टेस्ट भी करा लेना चाहिए, जिससे इवैल्यूएशंस में बहुत फायदा लगता है, ठीक है। तो लेवल के आधार पर बड़े हुए थायराइड को अपन कारण समझ सकते हैं। T3 के स्तर के अधिकता के कारण मरीज में हाइपरथायराइडिज्म शिकायत होती है। एक होता है थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट, ठीक है। मान लीजिए हम लोग मेडिकल साइंस में देखते हैं किसी पेशेंट का TSH लेवल, इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल अगर 6 और 7 तक है और T4 उसका इतना कम नहीं हुआ, तो अपन उसको थायराइड मान के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस 10 से ऊपर है तो मान लेंगे, देखो अगर TSH किसका 10 दिख गया ना, तो मान लीजिए उसका थायराइड की समस्या है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू, देखो अपर लिमिट क्या होती है TSH की, 4 या 5 के आसपास होती है, आप लोगों ने रिपोर्ट सेंड करते हो आप देखते होंगे। तो अगर 6 और 7 तक है तो अपन को थायराइड डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए, अपन को एक एड ऑन टेस्ट कराना है जिसको बोलते हैं थायराइड TPO एंटीबॉडीज टेस्ट, ठीक है। अगर TPO एंटीबॉडीज टेस्ट पॉजिटिव है, देन हम लोग उसको कोई ट्रीटमेंट या थायराइड का अपन उसको डायग्नोसिस मानेंगे, और डायग्नोसिस होने के बाद में उसको ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो थायराइड नापने के लिए मैंने जैसे बताया अपन लैब में जो टेस्ट करते हैं वो T3 T4 एंड TSH है, ठीक है। इसके अलावा अपन अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं उसका देखने के लिए, थायराइड का स्कैन करा सकते हैं, रेडियोएक्टिव आयोडीन टेस्ट है वो भी करा सकते हैं। ये डिफरेंट पोजीशंस पे डिपेंड करता है कि थायराइड की पोजीशन क्या है, उसको कौन सी बीमारी है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अभी सबसे इंपॉर्टेंट कि अपन थायराइड 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 क्यों चिल्ला रहे हैं, ठीक है। अब आप फंक्शन देखो, थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि, छोटी तो नहीं है खैर, अपनी एड्रेनल ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है, कितने काम करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। इससे इसकी इंपॉर्टेंस जो इंपॉर्टेंट है वो पता पड़ती है कि भी कितनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है अपनी बॉडी के अंदर, जो इतने सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है, ओके। सो नेक्स्ट, अच्छा अभी ये कैसे काम करती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो बहुत अच्छी और सुंदर स्लाइड है, इस स्लाइड को समझना, पूरी ट्रेनिंग को समझना एक चीज है। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, कोई स्ट्रेस लेते हैं, मॉल न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन की कमी होती है, लो ब्लड ग्लूकोज हो गया, ठीक है, स्लीप की कमी है अपने, तो क्या होगा, अपने ब्रेन के अंदर एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस नाम सुना हुआ है ना, हाइपोथैलेमस इन सब चीजों से क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, ठीक है। अब ये सब चीजें क्या हो रही है, बॉडी को अपन को एनर्जी की आवश्यकता है, बॉडी को डेवलपमेंट की आवश्यकता है, बॉडी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। तो अब कैसे आएगी सब चीजें, ब्रेन को कैसे मतलब कि अपनी बॉडी को कैसे पता पड़ेगा। तो ये सब चीजें अगर अपन की आवश्यकता होती है बॉडी के अंदर, नींद की आवश्यकता है, नींद की कमी हो गई, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक तरह का हार्मोन निकालता है जिसको बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं TRH शॉर्ट फॉर्म के अंदर। हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म ज्यादा पढ़ते हैं, तो एक बार फुल फॉर्म आती है तो एक बार देखना पड़ता है क्या यही है ना। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है। TRH क्या होता है, अब अपने पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर पार्ट है, आगे का जो पार्ट है, उसको स्टिमुलेट कराता है। हाइपोथैलेमस से TRH निकला, TRH ने क्या किया, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट जो है, मतलब आगे वाला जो भाग होता है उसको स्टिमुलेट करा दिया, और उसने क्या निकाला पिट्यूटरी ने, TSH हार्मोन, ठीक है। TSH हार्मोन कहाँ गया, थायराइड ग्लैंड के अंदर अपने मिलने के बाद में है ना, थायराइड ग्लैंड में जाके क्या किया उसने, थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन को निकलवाया।
T3 T4 हार्मोन जैसे ब्लड के अंदर गए, निकलने के बाद में उन्होंने बॉडी को एनर्जी देना पैदा किया, अपने मूड को अच्छा किया, स्ट्रेस को न्यूट्रिशन देना चालू किया बॉडी के अंदर, ब्लड ग्लूकोज को भी थोड़ा सा ठीक किया, स्लीप को थोड़ा सा बेटर किया। तो आप देखोगे ये पूरी साइकिल है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप देख, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही ब्लड के अंदर T4 और T3 कम होते हैं तो वापस अपन को स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, लो ब्लड ग्लूकोज, मतलब कि अपन को बहुत अनइजी फील होता है। तो जैसे T3 T4 कम हो गए तो वापस अपनी पिट्यूटरी ग्रंथि को संदेश मिलता है कि भाई T3 T4 कम हो रहे हैं, TSH को बनाओ, TSH को बनाओ वापस, ठीक है। TSH करने बनने के बाद में वापस वही प्रक्रिया स्टार्ट होती है, TSH जाके थायराइड में जाता है, थायराइड से T3 T4 बनवाता है। तो थायराइड के डायग्नोसिस में आप देखोगे किसी पेशेंट को हाइपोथायराइड है तो वहां पर TSH क्या होगा, कम होगा। हाइपोथायराइड है तो TSH क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अपना जो T4 हार्मोन है वो कम बन रहा है, मतलब कि हाइपोथायराइड है। अब कम बनने की स्थिति में वो बार बार TSH निकाल रही है पिट्यूटरी के T3 बनाने के लिए, बार बार TSH निकाल रही है। तो हाइपोथायराइड की बीमारी में TSH होता है ज्यादा, T4 होता है कम। और हाइपरथायराइड की बीमारी में, हाइपरथायराइड का मतलब क्या हुआ, हार्मोन T4 बहुत ज्यादा बन रहा है तो TSH बेचारा कम बनता है, पिट्यूटरी कम बनाती है TSH की, T4 ऑलरेडी इतना सारा बॉडी में जा रहा है तो मैं TSH थोड़ा कम बनाऊं। तो हाइपरथायराइड की बीमारी में क्या होता है, TSH होता है लो और T4 होता है ज्यादा, T4 हार्मोन जिसको अपन थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। समझ में आ गया? आई थिंक ये पूरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग चलती है साइकिल। नेक्स्ट, अभी फंक्शन बताता हूं मैं कि थायराइड ग्लैंड में जो T4 हार्मोन्स होते हैं या T3 हार्मोन है, इनके फंक्शंस क्या है। इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है एंड ऑक्सीजन के कंजप्शंस को बढ़ाता है मोस्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है। कुछ ऑर्गन्स है जो दूसरी तरह से रेगुलेट होते हैं, वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और एक्टिविटी ऑफ द इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, जैसे अपने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस यूटिलाइजेशन, अपना जो एटीपी होता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि अपने ऊर्जा का वाहक है, उनके सिंथेसिस के लिए भी काम आते हैं, ठीक है। ये इंक्रीज द साइज नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होती है एक तरह से भट्टी अपनी सेल्स की, ठीक है, उनको भी एक स्ट्रेंथ प्रदान करती है जिससे एटीपी ज्यादा बनता है और अपनी सेल्स को एनर्जी, मतलब कि एक तरह से मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, सिंपल भाषा में बताता हूँ, और सेल्स को एनर्जी को यूज करने के लिए और सक्षम बनाना, इस थायराइड हार्मोन का काम। नेक्स्ट, बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप देखते जाइए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थायराइड हार्मोन बहुत एसेंशियल है नॉर्मल ग्रोथ और सॉफ्ट टिश्यूज और स्केलेटन की ग्रोथ के लिए। मैंने बताया था कि जिस बच्चे को किसी को अगर बचपन में थायराइड है, ठीक है, और उसका अगर थायराइड का डायग्नोसिस नहीं हुआ तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती, किसी भी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही हो, थायराइड का टेस्ट कराइए कहीं उसको थायराइड तो नहीं है, क्योंकि अपने थायराइड का ट्रीटमेंट चालू किया तो उसका अपने आप अच्छा, मतलब कि उसका हाइट लेगा वो, ठीक है। ये किस किस लिए रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड एक्शन ग्रोथ ऑफ हार्मोन्स एंड आईजीएफ। आईजीएफ क्या होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ये इनका जो बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती या फिर हार्मोन इम्बैलेंस होता है फीमेल में, तो उनका टीएसएस अपन को टेस्ट जरूर से कराना चाहिए, ठीक है। अब श्वसन तंत्र में कैसे काम करता है ये, रेस्पिरेशन में इंक्रीज द रेस्पिरेशन ड्यू टू इंक्रीज रेट, ठीक है, रेस्पिरेशन की जो रेट है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है ताकि अपन एक्सरसाइज या अपन जिम में जा रहे होते हैं तो उस समय एक्सरसाइज हुआ, टीआरएच हुआ, टीआरएच से टीएसएस, टीएसएस से टी3 टी4, पूरी साइकिल है, ठीक है। टी3 टी4 ने क्या किया, ज्यादा एनर्जी लेने के लिए उसको उत्प्रेरित किया अपनी सेल्स को, ठीक है। नेक्स्ट, अब है कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, के हार्ट को कैसे जो अपने जो T4 हार्मोन है, ये एक ही हार्मोन है, T3 T4 दो ही हार्मोन है जो ये काम कर रहा है, ठीक है। TSS सिर्फ T3 T4 को निकालने का काम करता है ग्लैंड से, वो कोई काम नहीं करता, सिर्फ T3 T4 को निकालने का काम करता है, ओके। तो आप इंक्रीज नंबर एंड एफिनिटी ऑफ बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, कैटेकोलामिन्स ये होते हैं, ये सारे एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि हार्ट की जो बीट्स है उसके लिए रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब ये और क्या करता है, इंक्रीज रेट ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है, जिससे क्या होता है अपन को कहीं देखा होगा ना, हाइपोथायराइड के पेशेंट को ठंड बहुत लगती है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है, T4 हार्मोन, जिससे अपन को एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक हीट एलिमिनेशन अपन को महसूस होता है। इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, ठीक है, अपने कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है जिससे सिस्टोलिक बीपी जो उसको रेगुलेट करने में, बीपी को नॉर्मल रखने में ये हेल्प करता है, ठीक है। हार्ट में भी फंक्शन है इसके,
रेस्पिरेटरी में भी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो इतने सारे फंक्शन रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आगे देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब कि अपने पेट के जो सिस्टम है उनको भी कितना रेगुलेट करता है। इंक्रीज द सिक्रेशन मतलब कि ये अपने जो पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं उनको ज्यादा निकालने के लिए प्रेरित करता है, उनकी मोटिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इंक्रीज एपेटाइट एंड फूड इंटेक, भूख को बढ़ाता है, फूड इंटेक को भी बढ़ाता है। नेसेसरी फॉर हेपेटिक कन्वर्जन ऑफ कैरोटीन एंड विटामिन, कई चीजें ऐसी होती है, कैरोटीन होता है अपने गाजर में पाया जाता है, गाजर के अंदर से होता है, उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है T4 हार्मोन। इफ थायराइड हार्मोन आर डिक्रीज, तो अगर वो कम हो जाएगा तो डेफिनेटली कैरोटीन एनीमिया हो जाएगा, मतलब कि कैरोटीन की कमी हो जाएगी। रिप्रोडक्शन जो है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है T4 का, एसेंशियल फॉर द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड फर्टिलिटी। ओके, तो अपनी जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है और फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किसी के इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, किसी को बच्चा नहीं हो रहा हो या साइकिल डिस्टर्ब हो, तो उसको TSH और T4 या T3 का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। देखो TSH और T4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लैब वाले बोलते हैं सब सेम कॉस्ट में हम लोग T3 भी कर देंगे तो T3 भी करवा लेना चाहिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन TSH और T4 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इधर सारे साइन और सिम्टम देते हैं, ठीक है। ये फीमेल्स के अंदर मिल्क सिक्रेशन में भी, लैक्टेशन जो होता है ना, ब्रेस्ट जो मिल्क होता है उसको भी एक अच्छी क्वांटिटी में निकालने के लिए T4 हार्मोन उपयोगी है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। अब ये क्या करता है T4 हार्मोन, प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन आपने देखा होगा ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो क्रिएटिव, मतलब कि उनका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता और वो ना तो पढ़ाई में तेज होते हैं, ना उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम होती है, ठीक है। ये अधिकतर कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म होती है। कॉन्जेनाइटल मतलब बचपन से थायराइड ग्लैंड है ही, को बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। जैसे टाइप 1 डायबिटीज होती है ना, ऐसे ही कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइड डिजीज होती है, इसमें बचपन से ही थायराइड ग्लैंड T4 निकलता ही है और बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एसेंशियल फॉर नॉर्मल माइलिनेशन, माइलिनेशन होता है कवर शीट होती है नर्व्स के ऊपर, उसमें भी काम करते हैं ये बहुत थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज है। डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मतलब बच्चों का। इंक्रीज रेस्पॉन्स ऑफ द ब्रेन टू कैटेकोलामिन, जो कि हार्ट को और ब्रेन को दोनों को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, टू इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ RAS, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने बताया था कि मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कितना इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म है। अगर ये मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है तो क्या होता है, पेशेंट को डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ जिस कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम GIT, जब ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है वहां पर अपना जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है उसके एब्जॉर्प्शन में फायदा करता है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज में, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अपना आया था कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो ये कैसे हेल्प करेगा, ये ऐसे हेल्प करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, ठीक है। उससे क्या है कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है लीवर के अंदर, उसको बढ़ाता है। एक तरह से कम शुगर लेवल नॉर्मल करने में बहुत हेल्प करता है, एक सिंपल भाषा में बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, देखो इसके फंक्शन खत्म ही नहीं हो रहे, इतना एक छोटा सा हार्मोन इतने काम करता है ये। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो प्रोटीन, स्मॉल डोजेज ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन द प्रोटीन बाय द राइबोसोम। राइबोसोम्स होते हैं RNA जो होते हैं, तो अपने RNA को बनाने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना अभी जो वैक्सीन बनी थी वो RNA के ऊपर तो काम करी थी। तो जिन पेशेंट्स का थायराइड बहुत ज्यादा था या तो उनको एक बार स्टडी करके ही डोज लगानी पड़ती थी उन लोगों को। इट इंक्रीज RNA सिंथेसिस बाय द जीन्स, ठीक है। लार्ज डोजेज ऑफ थायराइड हार्मोन लीड टू एक्सेसिव कैटाबॉलिज्म ऑफ मसल्स प्रोटीन, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा ना सिंपल एग्जांपल बताता हूं, हाइपरथायराइड के पेशेंट होते हैं पतले, अभी भी बताऊंगा आपको, आगे एकदम क्लियर करूंगा हाइपर के सिम्टम्स सारे। तो ये इसलिए तो होते हैं क्योंकि ज्यादा डोज ऑफ हार्मोन चलेगी उसको, तो अभी इतना कैटाबॉलिज्म हुआ उसकी मसल्स का, ठीक है, तो मसल्स प्रोटीन का, तो वो लीन एंड थिन हो गया, तो मसल मास कम हो गया, ओके। नेक्स्ट, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ऑल एस्पेक्ट ऑफ द फैट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज। तो जितने भी मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन का है, लिपिड का, ये सारे क्या है, खाना खा रहे हैं ना अपन, तो जो जो कार्बोहाइड्रेट है तो उसका मेटाबॉलिज्म, जो अगर लिपिड जो अपन जो ऑयली चीजें लिए, फैट लिया, उसका लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो थायराइड हार्मोन एक्सेलरेट मतलब कि बढ़ाना द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स बाय द सेल्स, ठीक है, लोअर्स द लेवल, ठीक है। अब देखो, आप देखोगे कि कोलेस्ट्रॉल, जो थायराइड का पेशेंट है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको हाई मिलेगा। अब उसके कोलेस्ट्रॉल के पीछे नहीं भागना, आपको उसको थायराइड को ठीक करना है। जैसे ही आप थायराइड ठीक कर दोगे कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप नीचे आ जाएगा।
ठीक है, तो ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है वो इस लेवल की चीजें समझते हैं कि पेशेंट का थायराइड ज्यादा आ गया तो कहीं सर थायराइड का ट्रीटमेंट दे दो ना आप, ना अपन को हाइपरथायराइड, अपन को हाइपोथायराइड को ठीक करना है। हाइपोथायराइड को आप जैसे करोगे तो बिना कोलेस्ट्रॉल की दवाई हुई उसका कोलेस्ट्रॉल एकदम नीचे आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। तो ये फंक्शन मैंने तेरी डिटेल में बताया, ये एक छोटे स्लाइड्स के रूप में फंक्शंस बता रखे हैं। द थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स सेवरल हार्मोन T3 T4 के बारे में बताया है, तो किस किस में काम आती है। मेटाबॉलिज्म कितनी तरह के मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का। ग्रोथ, हमारे शरीर की ग्रोथ, हमारे शरीर के बढ़ने में बहुत काम आता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आता है। ठीक है, ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड एडिक्वेट थायराइड हार्मोन इज क्रूशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट के भी काम आता है। नेक्स्ट, अभी सिम्टम क्या है थायराइड डिजीज के, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझ लेना। दो तरह की बीमारी है मार्केट में आजकल, मेन तो, बाकी तो बहुत सारी, मैं तो आपको थायराइड की 10 बीमारी बता सकता हूँ। गोइटर है, थायराइड नोड्यूल है, ठीक है, थायरोडाइटिस है, थायराइड कैंसर है, कुछ कुछ तो चलो यहाँ बता देते हैं। अभी थायराइड का सिम्टम क्या है, अंशु नेक्स्ट कर दो, एक पिक्चर वाली जो स्लाइड आएगी उसमें। ठीक है, अभी देखिए आप स्लाइड के अंदर अगर देख रहे हैं आप हाइपोथायराइड, और स्लाइड के अंदर हाइपरथायराइड। ठीक है, तो हाइपोथायराइड क्या होता है, T4 हार्मोन का कम हो जाना बॉडी में और TSH का बढ़ जाना। ठीक है, उसके क्या क्या साइन है, हाइपोथायराइड के क्या क्या साइन है, ड्राई कॉर्सी हेयर, एकदम ड्राई बाल हो जाएंगे उसके, लॉस ऑफ आईब्रो, आईब्रो के जो बाल होते हैं उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, पफी फेस, फूला हुआ चेहरा दिखेगा उसका, एंड्रास गोइटर, उसका जो जो गर्दन का हिस्सा है वो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, उसकी हार्ट बीट क्या होगी, स्लो होगी। आप पल्स लोगे ना, पल्स ऐसे आएगी 64, 70, 60 के आसपास, 70 तो नहीं, 60 से नीचे या 60 के आसपास। उस पेशेंट का मोटापा बढ़ता है, हाइपोथायराइड, वेट गेन, उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जी होती है उस पेशेंट को। ठीक है, नेल्स में स्प्लिटिंग होती है उसके ना, नेल्स कट्टे फटे से रहेंगे, उनको ऑर्थराइटिस का रिस्क ज्यादा होता है, पेन ज्यादा रहता है बॉडी के अंदर। कोल्ड को इंटॉलरेंस, भले जरा सी थोड़ा सा कहीं पर डस्ट हुआ छींकने लग जाएंगे, या फिर कोल्ड, उनको ठंड सहन नहीं होती ऐसे पेशेंट्स को। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एक तो मैंने पहले स्लाइड बताई थी आपको कि कैसे फंक्शन करते हैं, कि हाइपोथैलेमस से टीआरएस, टीआरएस से टीएसएस, टीएसएस से T3 T4 ब्लड के अंदर गए, ब्लड में कम हुआ, कम होते टीएसएस वापस निकलना चालू किया, पूरी साइकिल मिलती है। ठीक है, फिर आप देखोगे उन पेशेंट्स को डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, मूड स्विंग्स होते हैं उनके बहुत ज्यादा, अभी तो एकदम खुश होंगे, दूसरी 1 घंटे बाद वापस कि अरे मैं तो ये भूल गया, या फिर उनको भूलने की बीमारी ज्यादा होती है ऐसे पेशेंट्स को। ठीक है, फटीग है, इनफर्टिलिटी, ऐसे पेशेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बंध्यता, बंध्यता बहुत ज्यादा होती है, इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं होना। इनके जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, मसल्स में बहुत दर्द रहता है, मूडीनेस होते हैं, और पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं उनके। इतने सारे सिम्टम मैंने आपको बता दिए, 2-4 सिम्टम आपको बता दिए, इतने सारे सिम्टम मैंने आपको बता दिए। इस तरह के सिम्टम आपको दिखें, तुरंत TSS और T4 कराओ, रिपोर्ट हमारे पास भेजो, या फिर डायरेक्ट, तो थायराइड के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ऐसे देखो, अभी ड्राई हेयर या फिर हेयर फॉल, हेयर फॉल भी बहुत होता है ऐसे पेशेंट में, बाल झड़ना, मैं बोलता हूँ ना बाल झड़ रहे हैं तो CBC कराओ, TSS कराओ, इसी कारण बोलते हैं। अभी अपन आते हैं दूसरी बीमारी की तरफ, हाइपरथायराइड, है थायराइड ग्लैंड में बीमारी, लेकिन ये है हाइपो, ये है हाइपर। ओके, इसमें क्या है, इसमें भी हेयर लॉस बहुत होता है, बल्जिंग आईज, ग्रेव डिजीज के अंदर बल्जिंग आईज होती है, इसमें क्या है, आंखें बाहर निकल जाती है। आपने देखा होगा ना कि एकदम जो आई बॉल्स होती है वो बाहर होती है कई पेशेंट्स की, उनको हाइपरथायराइड की बीमारी होती है। ठीक है, उनका भी क्वार्टर मिलेगा, बढ़ी हुई ग्लैंड मिलेगी, इनकी हार्ट बीट जो होती है वो जल्दी होती है, फास्ट होती है, 100 आएगी, 110 आएगी इनकी पल्स। ठीक है, इनको क्या होता है, वेट लॉस होता है, क्यों, प्रोटीन कैटाकोलिज्म हो रहा है पूरा, मतलब कि मसल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी, इनका वेट लॉस होता है। फ्रीक्वेंट बाउल, इनको बार बार मोशंस आते हैं। ठीक है, उनको तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हाइपो वालों को, इनको क्या है, बार बार मोशन आते हैं। ठीक है, ये बहुत गर्म महसूस होते हैं, इनके बहुत पसीना टाइप, आप टच करोगे ना एकदम पसीना जैसा, हाइपो वाले का तो ड्राई स्किन है। ठीक है, इनको ट्रेमर्स होते हैं, ट्रेमर्स क्या होते हैं, आप मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा नीचे करके, जैसे मैंने हाथ सीधे किए तो नॉर्मल हैंड पोजीशन ये होती है, लेकिन हाइपरथायराइड वालों के ऐसे ग्लास नहीं पकड़ा जाएगा, वो एक पानी नहीं पकड़ा सकते, आपको पूरा ग्लास लेगा,
तो ये ट्रेमर जिनको दिखे तो वो है हाइपरथायराइड के पेशेंट, ठीक है। इनको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको मसल्स में वीकनेस रहती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो इनकी भी रहती है, तो ये पेशेंट्स आपको दूर से ही पहचान में आएंगे ये हाइपो का है या हाइपर का है। नेक्स्ट, ये जो मैंने बताया आपको, हाइपर के ट्रेमर, नर्वसनेस, फास्ट हार्ट बीट्स, फटीग, इंटॉलरेंस ऑफ हीट, इंक्रीज स्वेटिंग, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम और यूनिट्रेशनल वेट लॉस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये सारे हाइपो के जो मैंने आपको बताया था, फटीग, पुअर कंसंट्रेशन, फीलिंग मेंटली फॉगी, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, फीलिंग कोल्ड, फ्लूइड रिटेंशन, मसल एंड जॉइंट्स एक्ट, ठीक है, डिप्रेशन रहता है, प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सेस। आपको स्लाइड मिल ही जाएगी सारी, आप आराम से इसको पढ़ लेना। हाँ भाई, हाइपो वाले पेशेंट के लक्षण है, हाइपर के लक्षण है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग आज तो नहीं, आज मेरा एक और मीटिंग है 7 o'clock में निकल जाऊंगा, अभी 6:34, तो उसके बाद में मेरा जो क्वेश्चन आंसर सेशन है आप उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हो। अब थायराइड के डिसऑर्डर के बारे में एक बार और अपन चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट अंशु, तो अब मैंने दो तरह की बीमारियां बताई आपको, हाइपरथायराइड और हाइपरथायराइड, ठीक है। अब एक और बीमारी है गोइटर, आप देखोगे गोइटर मोटा लटका रहता है, उससे क्या होता है कि उन पेशेंट्स में आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की कमी करने के लिए क्या करती है, थायराइड ग्लैंड अपने साइज को बढ़ा देती है कि यार मैं कहां से आयोडीन ले लूं, ट्रैपिंग कैसे करूंगी। तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, अपनी सेल्स को बढ़ाती है, अपनी साइज को बढ़ाती है ताकि उनको आयोडीन मिल जाए, इसलिए ये गोइटर हो जाता है। तो आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो अपन नॉर्मल नमक में लें चाहे साधारण नमक में लें, आयोडीन युक्त अपन को नमक हमेशा यूज करना चाहिए, ना ज्यादा क्वांटिटी में ना कम क्वांटिटी में। थायराइड ग्लैंड पे कैंसर होता है, अच्छा कई पेशेंट ऐसे देखेंगे जिनको थायराइड नहीं है लेकिन थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया, तो उनकी क्या पूरी ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, पूरी ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, तो T3 T4 हार्मोन उनको बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ऐसी कंडीशन में तो हम लोग एलोपैथी जो लीवोथायरॉक्सिन सोडियम है उसके साथ में अपने प्रोडक्ट्स को चला सकते हैं, लेकिन अभी मैं जो बताऊंगा थायराइड के कारण उनको हम लोग पहले से अगर सचेत हो जाए या फिर थायराइड होने के बाद में उनका अगर इस्तेमाल करें तो हम डेफिनेटली उनको लोगों को लीवोथायरॉक्सिन सोडियम जो कि थायरोनॉम थायरो इस तरह की जो ड्रग आती है उनको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया दोनों बीमारियों के बारे में बहुत डिटेल्स में। नेक्स्ट, ठीक है, थायराइड के दुष्प्रभाव जो है ना, थायराइड रोग के लक्षण के अलावा थायराइड के इलाज न होने की स्थिति में अन्य दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड वाले पेशेंट्स को हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, मिक्सिडिमा कोमा जो आंखों में बहुत भार आती है, हार्मोन थायराइड हार्मोन की बहुत अधिक कम होने की स्थिति में दिमागी विकार, ये सारी हिंदी में जो मैंने आपको बता दिया हिंदी में ना, वो सारी चीजें कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियों में कमजोर हो जाना होता है, हृदय की असामान्य गति होती है, दिल की धड़कन तेज होना, अत्यधिक तनाव होना, पेट में दर्द की समस्या, ये सारी। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट, अभी जो मेन जो थायराइड के डिसऑर्डर है वो क्या है, क्यों होती है, हाइपो की बीमारी क्यों होती है। पहली जो है हाशिमोटो थायराइडाइटिस, हाशिमोटो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने निकाला कि व्हेन अवर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, हमारे जो ऑटो इम्यून मतलब कि जिनका इम्यून सिस्टम में डिस्टरबेंस हुआ है, इम्यून सिस्टम क्या करता है कि जिनमें डिस्टरबेंस हुआ है, डिसऑर्डर हुआ है, जिनके इम्यून सिस्टम अटैक करता है थायराइड ग्लैंड के लिए, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में जैसे अटैक करेगा तो इनिशियली इन्फ्लेमेशन होगा थायराइड ग्लैंड के अंदर, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर सूजन होगी, और क्या होगा, इट्स रिजल्टिंग ऑफ इट्स अ लीक बाय रिजल्टिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड नॉट मेक सो मच ऑफ हार्मोन। जैसे ही उसका इन्फ्लेमेशन होगा तो T3 T4 हार्मोन थोड़ा सा लीक होता है, तो जितना बनना चाहिए वो नहीं बनता। सो इट इज ए ऑटोइम्यून डिजीज, ये ऑटोइम्यून डिजीज है इन थायराइड ग्लैंड व्हिच कॉज द डीजनरेशन ऑफ थायराइड सेल्स, ठीक है। जैसे पैंक्रियाज की बीटा सेल्स खत्म होने पर T3 इंसुलिन कम बनता है, ऐसे ही ऑटोइम्यून के डिसऑर्डर के कारण थायरोग्लोबिन सेल के नष्ट होने से T3 T4 हार्मोन कम बनता है, सिंपल लैंग्वेज में ये मेन कॉज है हाइपोथायराइडिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेव्स डिजीज मतलब कि हाइपरथायराइड, इसका दूसरा टर्म क्या बोलते हैं अपन, ग्रेव डिजीज बोलते हैं, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है। देखिए ना, इम्यून सिस्टम के कमजोर होने से ही बीमारियां हो रही है, ये कोई नई एटियोलॉजी नहीं है, ये नई इडियोपैथिक नहीं है ये। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑटो एंटीबॉडीज पैदा हो जाती है। ऑटो एंटीबॉडीज क्या होती है कि थायराइड ग्लैंड के TSH रिसेप्टर्स होते हैं वहां जाके इकट्ठी हो जाती है, तो थायराइड ग्लैंड को क्या लगता है कि हमारे पास में TSH आके बैठ गया,
तो वो क्या करते हैं, T4 हार्मोन निकालते रहते हैं। इसलिए पेशेंट को क्या होता है, हाइपरथायराइड। भले कि हम शकल जो THS के हम शक्ल आके अपने थायराइड ग्लैंड में बैठ गए, इसके कारण ये THS हार्मोन निकालता रहता है, T4 हार्मोन निकालता रहता है, इसको बोलते हैं हाइपरथायराइड बीमारी। ठीक है, हाइपरथायराइड और भी बहुत सारे कारणों के कारण होती है, जैसे अगर नोड्यूल्स हो गए, छोटी-छोटी गांठें हो गई तो भी हो सकता है। ठीक है, थायराइडाइटिस क्या होता है? अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, कभी भी आपको रिपोर्ट में दिखे THS कम है और T4 ज्यादा है, तो सारी बीमारियां हाइपरथायराइड नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है थोड़े समय के लिए, तो उसको बोलते हैं थायरोडाइटिस। इस केस में अगर आपने किसी एलोपैथी डॉक्टर ने नियोमर्काजोल, कार्बियोमर्जोल दे दिया, तो पेशेंट को हाइपोथायराइड बीमारी हो जाएगी। तो अपन को क्या करना है, टीपी एंटीबॉडीज कराना है उस केस में। अगर टीपी एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव आते हैं, तो पेशेंट को कंफर्म थायराइड है या हाइपोथायराइड है। ठीक है, उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये केस में हम गलत ट्रीटमेंट तो नहीं दे रहे, तो केस हम लोग उसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रेव्स डिजीज मैंने बताया था, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज टू मच, टॉक्सिस एडेनोमस नोड्यूल्स मैंने बताया था, ये और थोड़ी तरह बहुत तरह की बीमारी होती है थायराइड में, लेकिन अपन क्या ध्यान रखेंगे, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, जिसको हाशिमोटो और ग्रे भी बोलते हैं, और थायराइड ग्रैन्युलोगोइटर। ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखिए। नेक्स्ट, एक मिनट प्रीवियस स्लाइड लेना, प्रीवियस मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट में आप देखोगे आंखें बाहर आ रही है, हाइपरथायराइड के पेशेंट है ये, इसको एक्सोबत है ना, इनको आंखें, इनके जो आई बॉल्स होते हैं वो बाहर आते हैं। ये है गोइटर बीच वाला जो है ना, नोड्यूल, सॉरी बीच वाला है वो नोड्यूल है, और इधर वाला गोइटर है। ठीक है, तो ये बाहर से भी दिख रही है, बाकी कईयों की एकदम आपको एकदम स्लिम ट्रिम दिखेगा गला, लेकिन अंदर ग्लैंड के अंदर फिर भी T4 TSS हार्मोन आपके इरेगुलर हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया हाशिमोटो, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडल पोजेस स्पेशल डेंजर ऑफ द न्यूबॉर्न, ये मैंने आपको बता दिया कि बच्चों में अगर TSS का हार्मोन अगर थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उनको मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि आपको बताया था ना मैंने कि ये मेंटल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए और स्केलेटन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर बच्चों को ये हार्मोन शुरुआत में नहीं मिलता, तो एक बीमारी होती है क्रेटिनिज्म, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन, मतलब कि मेंटल तरीके से बच्चा प्रॉपर नहीं होता, या ड्वार्फिज्म, बच्चे की हाइट बहुत छोटी रह जाती है। तो मोस्ट इन्फॉर्म्स नाउ देयर थायराइड लेवल चेक, इसलिए अपन देखते हैं कि बच्चा जैसे ही आजकल पैदा होता है, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं आजकल, और बहुत सारे टीके और सारा प्रोसेस होता है, वो इसीलिए होता है ताकि बच्चे में इस तरह की बीमारी नहीं हो। ठीक है, आप देख लो ना, मेंटल रिटार्ड बच्चा है जो, इसका टी मतलब शुरू से इसके T3 T4 आपको नहीं होता। कैंसर भी है, इसके बारे में अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट, अभी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार अनुचित आहार विहार और तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण थायराइड की बीमारी होती है। डायबिटीज कैसे हुई, इसी के कारण। थायराइड कैसे हुआ, इसी के कारण। कैंसर कैसे हुआ, इसी के कारण। मोटापा क्यों हुआ, इसी के कारण। सारी बीमारियां, ठीक है, अनुचित आहार विहार और तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण होती है। लाइफस्टाइल डिजीजेस, दीज आर द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। इसमें वात पित्त कफ का असंतुलन हो जाना मुख्य कारण रूप से वात एवं कफ विकार के कारण होता है ये। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, वात सामक कफ सामक प्रोडक्ट्स लेने हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ट्रीटमेंट में बात करता हूँ, प्रिवेंशन पे पहले बात करता हूँ कि अपने और अपनी फैमिली को थायराइड डिजीज हुई नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, वही स्लाइड देखिए, मैंने स्लाइड बनाई है, देखी नहीं पहले, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में आज दे रहा हूँ मैं, परसों मुझे पता पड़ा कि आज मुझे देना है। नेक्स्ट, तो थायराइड का उपचार करने के साथ साथ कुछ घरेलू उपाय और थायराइड में परहेज भी बहुत जरूरी है। नीचे अपना थायराइड है ना, तो पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, फलों का जूस, नट्स का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, मछली या बीन्स के जरिए प्रोटीन का सेवन करें। खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल यानी जैतून और का तेल, वर्जिन नारियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में डाइटरी जो अपना फाइबर डाइट होती है उसकी मात्रा में बढ़ाएं, जैसे अपना सलाद हुआ या फ्रूट्स में, इस तरह की। ये पाचन क्रिया एकदम प्रॉपर रहनी चाहिए, उन लोगों को थायराइड की बीमारी कम होती है। ठीक है, जिसमें एलडीएल कम हो, इस तरह का फैट का चुनाव करना चाहिए, या इस तरह का ऑयल का चुनाव करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों के सेवन से बचे, कम से कम करना चाहिए, जैसे रोटी चावल बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अपना स्टोमक है उसको आधा भरो रोटी और चावल से, आधा भरो सैलेड वगैरह से, और आधा नहीं, वन फोर्थ भरो रोटी चावल से, वन फोर्थ भरो अपने लिक्विड इंटेक से, वन फोर्थ सलाद वगैरह से, और वन फोर्थ को खाली छोड़ो। ठीक है, ज्यादा रोटी खाने से दिमाग ठस होता है, 5 रोटी पूरे दिन में खानी चाहिए बस। ठीक है, दिमाग चलता है, साफ चलता है। ठीक है,
तो कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों के सेवन से कम करना चाहिए, जो हृदय की समस्या, कैंसर के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट मैंने बताई दिया आपको। सैचुरेटेड फीट है, मीट और चीज के प्रोडक्ट जो होते हैं उनका सेवन ना करें। सॉफ्ट ड्रिंक या इस तरह की जो अपने फास्ट फूड होते हैं उनका सेवन कम से कम करें। दूध का सेवन कम से कम करना चाहिए। जो भैंस का दूध होता है, गाय का दूध आप पी सकते हो, उससे फैट नहीं बढ़ता है, ठीक है। और थायराइड की अवस्था में दूध का सेवन करने से टीएसएच स्तर प्रभावित हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा मिल्क इंटेक अपन को कम करना चाहिए। जंक फूड जैसे चिप्स, कैंडी, बर्गर, पिज्जा, खाद्य पदार्थ जो है थायराइड की अगर बीमारी होती है तो उससे परहेज करना चाहिए। थायराइड में खाने जाने वाले पदार्थ जो उनके बारे में आपको बताता हूँ, क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट, ये सब प्रिवेंशन है, ठीक है। तो निम्न उपाय से शारीरिक समस्या बढ़ सकता है। अपन को क्या करना है, तंबाकू, सिगरेट, इस तरह के जो उत्पाद होते हैं उनसे दूर रहना है। अल्कोहल का इस्तेमाल ना के बराबर करें। आयोडीन जो है उस तरह की चीजें अपन को यूज लेना चाहिए, ना ज्यादा ना कम मात्रा में, ठीक है। अपन को ग्लूटेन युक्त जो पदार्थ है, जैसे व्हीट, बार्ले, ओट्स या मिलेट्स, इसका ठीक है इस्तेमाल ना करें, नहीं इस्तेमाल करें, ना गलत आ गया, इस तरह के अपन को इस्तेमाल करना चाहिए। दूध जो अपने मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनका अपन को उपयोग कम करना चाहिए। विषैले या हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से बचें। मतलब कि जो पेस्टिसाइड्स हैं या फिर अपने जो भी इन्फॉर्मिटी है या फिर जो भी अपने क्या बोल सकते हैं उसको, बाहर जितना भी पॉल्यूशन है, इन सब चीजों से हमको बचना चाहिए, ठीक है। व्यायाम करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे व्यायाम है जो स्लाइड में आए हुए हैं। नेक्स्ट, मेनली क्या ध्यान रखना है, जो मैंने डायबिटीज के कारण, डायबिटीज के जो मैंने प्रिवेंशन बता रखे हैं ना, कुछ है अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना है, वेट को नहीं बढ़ने देना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, इस तरह की चीजें फॉलो करें। सेम चीजें थायराइड के लिए भी फॉलो होती है, ठीक है। अब थायराइड की मेडिकेशंस के बारे में बात करता हूँ मैं आपको। थायराइड में जो मेडिकेशंस हैं, एलोपैथी में क्या होता है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। हाइपोथायराइड की बीमारी में थायराइड T4 कम बनता है, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया है कि एक आर्टिफिशियल T4 हार्मोन बना लिया है, जिसको बोलते हैं लिवोथायरोक्सिन सोडियम। अपनी छोटी सी टैबलेट है ना थायराइड की गोली, वो क्या होती है, वो होती है आर्टिफिशियल T4 हार्मोन। तो डॉक्टर क्या करता है, अपना वेट देखता है पेशेंट का, उसका टीएसएच लेवल देखता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन होती है, या फिर डॉक्टर्स की कैलकुलेशन होती है, और उसको 50 की, 75 की, 100 की, 125 की, जो भी उसके रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग T4 हार्मोन दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, एक तरह से मैं बोलता हूँ कि अपन ने चाय घर में नहीं पी के पड़ोसी में पी, इतना ही अंतर है, ठीक है। तो लेकिन क्या है, आपने T4 अपने थायराइड ग्लैंड को तो ठीक नहीं किया ना। आपने क्या किया, जो चीज की कमी है बस उसको देते गए। उसके लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो कि आप पेशेंट से जो 15 साल से, 20 साल से या 10 साल से जो मेडिसिन ले रहे हैं, उनसे अगर आप बात करोगे तो आपको साइड इफेक्ट्स के बारे में बता पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी हमको क्या करना है, हमको क्या देना है, थायराइड हो जाए तो भी, थायराइड नहीं हुआ, कुछ कुछ इनिशियल सिम्टम लग रहे हैं अपन को, तो भी अपन इन मेडिसिन को स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिसिन नहीं बोलूंगा मैं, फूड सप्लीमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे थायराइड होने की संभावना 70% से कम है, और ठीक होने की संभावना 50% से ज्यादा है, ठीक है। तो व्हाट वी टेक, अश्वगंधा, ठीक है। ये सारी स्लाइड से आप पढ़ लेना कि प्रतिदिन 1 या 2 कैप्सूल ले सकते हैं अश्वगंधा से थायराइड में, देसी इलाज। अश्वगंधा को एडेपोजेनिक, मतलब कि तनाव को कम करने वाली, स्ट्रेस को कम करने वाली, आपने देखा होगा ना, मैंने बताया था कि टीएसएच क्यों बढ़ रहा है, स्ट्रेस को हुआ पेशेंट को, तो टीआरएच बना, टीआरएच से टीएसएच बना। तो ये स्ट्रेस को, एडाप्टोजेनिक जो होता है, स्ट्रेस को लड़ने में, तनाव में लड़ने में मदद करता है। एक एनएसबीआई सेंटर है जहां पर एक शोध हुआ, रिसर्च में पढ़ता रहता हूँ, उसमें जिक्र है कि अश्वगंधा थायराइड हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो अपन को किसको देना है, हाइपोथायराइड के पेशेंट को अश्वगंधा देना है, ठीक है। नेक्स्ट, मिनरल्स, जो मैंने आपको बताया था कि मॉल न्यूट्रिशन, मतलब कि मिनरल्स की कमी हो जाना, उसके कारण वही टीएसएच लेवल बढ़ जाता है, और टीएसएच लेवल डिस्टर्ब होता है, उसके कारण T3 T4 लेवल डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो गले में थायराइड के लक्षण देखने की वजह से मिनरल्स की कमी हो सकती है। और थायराइड की ऐसी समस्या है जो आयोडीन की कमी, मैंने आपको बता दिया, मिनरल्स में क्या आयोडीन आ गया, इसके अलावा आयरन है, विटामिन ए है, थियोसिनेट है, आइसोप्रोबीन्स है, ऐसे कुछ भी पोषक तत्व के अभाव में भी समस्या दम हो सकती है। इटली की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक रिसर्च किया गया, उसमें जिक्र किया गया कि भोजन में अगर आयोडाइज नमक और तेल की शामिल किया करते हैं रेगुलर वे में, तो थायराइड होने की संभावना कम होती है, ठीक है। तो मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जिंक हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे और जो भी विटामिन है, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि थायराइड ग्लैंड की बीमारी ना हो। ठीक है, गूगल का बहुत बड़ा इसमें रोल है। ठीक है, क्योंकि गूगल में क्या है, गूगल स्ट्रॉन करके तत्व पाया जाता है जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी वाली सूजन को कम करने की एक ताकत होती है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने के में काम आता है। ठीक है, इससे क्या होती है, थायराइड ग्लैंड की सूजन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और T3 T4 हार्मोन नॉर्मल लेवल में बनने लगता है। ठीक है, तो अपन इसमें जैसे काचनार गुगलू है वो उपयोग कर सकते हैं, कैसोर गुगलू वो उपयोग कर सकते हैं। ये दो तरह के गुगलू हैं जो मार्केट में है, तो अपने नेचर में वृत्तिका के अंदर है। इनको अपन वृत्तिका जो उनका सेकंड ब्रांच है उसके अंदर अपन मार्केट अवेलेबल मिल सकता है, तो अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ, विटामिन, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन C, A, ये सब थायराइड ग्लैंड को हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड की बीमारी ना हो उसको बचा के रखते हैं। तो अपने जितने भी जो अपने डॉक्टर नेचर में जो विटामिन के सप्लीमेंट्स हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं रेगुलर वे के अंदर, या थायराइड हो जाए उसमें भी डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अलसी। एक्चुअली थायराइड में मैंने आपको बताया था कि थायराइड की बीमारी, हाइपोथायराइड की बीमारी में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे तो थायराइड को कम करने पे, थायराइड को अगर अपन कम करेंगे तो थायराइड लेवल भी कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाएगा, लेकिन अपन अलसी का तेल है ना, अपन उसको यूज कर सकते हैं या अलसी का पाउडर को यूज कर सकते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, प्लस हाइपोथायराइड में ये मदद, हाइपोथायराइड के अंदर T4 हार्मोन को बनाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट, अदरक। अदरक का भी बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद है, तो हाइपोथायराइड के अंदर अदरक भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेब का सिरका। ठीक है, क्योंकि जितना मोटा शरीर होगा उसको उतना ही T4 हार्मोन की आवश्यकता होगी। मान लो अपना बॉडी बना रहा है 75 के लिए, 75 केजी के लिए T4 हार्मोन, हमारा वेट हो गया 100 केजी, तो 25% T4 कम बनेगा। 25% देखो मैंने जितने सारे फंक्शन बताए थे आपको, इन सारे फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा वो। तो आपको क्या करना है, जो मोटा हो गया पेशेंट थायराइड का, तो उसका मोटापा कम कम करना है अपन को। सबसे इंपॉर्टेंट इलाज क्या है उसका, मोटापा कम। आपने उसको 75 केजी में लाके रख दिया तो उसका थायराइड का डोज अगर वो ले रहा है तो वो कम हो जाएगा और थायराइड को डोज ना लेना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, रिवर्स ऑफ हाइपोथायराइड बीमारी है। हाइपरथायराइड रिवर्स नहीं होगा, किसी से कमिटमेंट मत करना, बहुत मुश्किल बीमारी है क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स का योगदान होता है, इसके कारण हाइपरथायराइड बीमारी होती है। लेकिन हाइपोथायराइड को अपन रिवर्स कर सकते हैं, पेशेंट की दवाई की जो है चलती है उसको अपन डेफिनेटली हटा सकते हैं। ठीक है, तो मेनली ये लिपिड को, ब्लड शुगर को और मोटापा को नियंत्रित करने का काम करता है सेब का सिरका, तो ये अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट, आंवला है, ये हाइपरथायराइड में काम करता है। जिस पेशेंट को हाइपर हो तो उसको आंवले का देना चाहिए। ये इसको एक, क्योंकि इंदौर में एक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, वहां पर एक शोध हुआ है, इसमें आंवले का सेवन बढ़े हुए थायराइड को कम करने में मददगार साबित हुआ है। शोध में माना गया है कि आंवले में होता है हेप्टोप्रोटेक्टिव, लिवर को सुरक्षा प्रदान, क्योंकि आपने देखा होगा T4 लिवर में जाके एक्टिव होता है, तो वहां पर क्या करता है वो, उसके हाइपोप्रोटेक्टिव होता है, T4 को उतनी ही मात्रा में निकलने में सहायक होता है जितना कि बॉडी को चाहिए होता है। तो हाइपरथायराइड के अंदर आंवला बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट, एलोवेरा। एलोवेरा जो कि ओवरऑल है, ये एक ऑलराउंडर है। एलोवेरा में बोलता हूँ ऑलराउंडर मेडिसिन है, तो एलोवेरा थायराइड का नामवर इलाज बना सकता है। एलोवेरा में ये रिसर्च के बारे में मैंने बताया आपको, ये हार्मोन अपना थायराइड ग्लैंड की सक्रियता को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे अपना हार्मोन एक रिक्वायरमेंट जितनी है उतने मात्रा में बने और बॉडी को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, थायराइड की संरचना, थायराइड में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, हार्मोन के ऊपर नीचे से क्या हो रहा है, ऊपर जाने से क्या हो रहा है, नीचे जाने से क्या हो रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे गए तो हाइपोथायराइड में कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं, हाइपर में कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि मेडिकल साइंस में कैसे ट्रीटमेंट मिलता है और हमारे कौन कौन से प्रिवेंशन के मेथड है जिनके थ्रू हमको थायराइड हो ना हो। ठीक है, दूसरा मैंने आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स मतलब कि कुछ तत्वों, कुछ फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बताया जिनके अपन रेगुलर सेवन करते हैं, सेवन करने से तो थायराइड तो होगा नहीं, अगर थायराइड हो गया तो वो उसको कम करने में मददगार होते हैं। तो जितने भी कंटेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम, हमारे जो डॉक्टर नेचर में प्रोडक्ट हैं वो जैसे मैंने फर्स्ट बोला था आपको, अश्वगंधा, अश्वगंधा टैबलेट, इम्यून प्लस जूस और ड्रॉप क्यों दे रहे हैं अपन, पेशेंट के इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए। देखो हाशिमोटो इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, ग्रेव्स वो भी इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। ठीक है, तो दोनों बीमारियां मेन कारण है हाइपर और हाइपर की, तो इनको अपन ठीक कर सकते हैं। आंवला जिंजर मैंने आपको बताया था, आंवला जिंजर का उपयोग कीजिए आप हाइपरथायराइड के पेशेंट में। एलोवेरा हाइपर और हाइपो दोनों को दे सकते हो। व्हीट बार्ले जूस
जो है वो आप हाइपर और हाइपो दोनों को दे सकते हो। न्यूट्री सपोर्ट पाउडर अधिकतर अपन को हाइपरथायराइड के पेशेंट को देना है। फ्लैक्सीड ऑयल हाइपो वाले को देना है क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। एप्पल साइडर विनेगर हाइपो वाले को देना है क्योंकि उसका वेट बढ़ेगा, बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है हमें। ठीक है, आंवले की हरित विविधक क्योंकि आंवला है इसके अंदर, तो हमको ये हाइपर वाले जो पेशेंट्स है उनमें देना है। नेक्स्ट, जैसे मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप देखते होंगे, जी लेते हैं। आजकल तो हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्वाधीन मोदी जी हैं, नितिन मोदी जी हैं, संजय सरकार मेहता जी हैं, उनको बहुत खुशी हो रही है आजकल की इतनी सारी चीजें सीखने के बाद में वो लोग खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं। और डेफिनेटली हम लोग ट्रेन द ट्रेनर वाले प्रोग्राम के अंदर मैं चाहूंगा कि इस तरह की ट्रेनिंग में आज मैं जो ले रहा हूँ वो कम से कम 50 डिस्ट्रीब्यूटर आगे वाले टाइम में ले पाए। मैं और भी स्लाइड्स को थोड़ा सरल करने की कोशिश करूंगा, स्लाइड्स में प्रोवाइड करके, ताकि आप लोग ट्रेनिंग दे पाए। तो फर्स्ट अपन ने एस्कोना टैबलेट के बारे में बात किया, इम्यून स्टॉप के बारे में बात किया कि किस तरह से हेल्प कर रहा है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में काम करता है। नेक्स्ट, इम्यून प्लस जो सेम ऑटो इम्यून सिस्टम को ठीक करना है। एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब जूस अपने हाइपोथायराइड में देना है। ठीक है, बेनिफिट्स इसमें दे रखे हैं। अपने सारे विटामिन देखिए ना, मैंने जो आपको समस्याएं बताई कि विटामिन की कमी हो रही है, मॉल न्यूट्रिशन हो रहा है, सब चीजों की पूर्ति ये प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये न्यूट्री सपोर्ट पाउडर बहुत फायदा करता है हाइपोथायराइड के पेशेंट और हाइपोथायराइड के पेशेंट में। इसमें सब कुछ है जो अपन एक थायराइड ग्लैंड को एक पूरा एक तरह से उसके पूरे न्यूट्रिशन के लिए जो चाहिए होता है। नेक्स्ट, फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल, वही कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। थायराइड वाले पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट, एप्पल साइडर बिल्कुल पेशेंट का वेट कम करिए। हाइपोथायराइड में आपको एकदम मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका कोई पेशेंट अगर डोजिंग 125 ले रहा है तो सीधा 50 पे आ जाएगा। आंवले की हाइपरथायराइड के पेशेंट को दीजिए आप, डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क करेगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये एक तरह से समरी है जो मैंने आपको बताई है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। स्लाइड 69 थी और मैंने 1 घंटे के समय, शायद कम समय में ही उनको पूरा किया है।